उत्तल दर्पण पढ़ चुके हैं। वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई की गई होती है और उठा हुआ भाग के ऊपर परावर्तक तल होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आज उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये वस्तु है और वस्तु देखिए मैं वस्तु रखा गया है। जब इससे दो प्रकाश की किरण चलती है तो एक मुख्य फोकस से जाकर मिलती है और एक सीधे जाकर के वक्रता केंद्र से, और जहाँ पर दोनों टकराए वहाँ पर जो आकृति बनता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए लिखा भी गया होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में बनता है, P और F के बीच में बनता है तथा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ये बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से आगे जो आता है चीज़, उसका नाम जो होता है उत्तल दर्पण का पहचान। देखिए उत्तल दर्पण का पहचान में कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में बीच वाला भाग धंसा होता है। देखिए ये उत्तल दर्पण है जिसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वह धंसा होता है। उसके बाद से आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मोटर वाहनों में पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए किया जाता है, यानी जो साइड वाला शीशा होता है इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि विस्तार बहुत अधिक होता है। दूसरा कह सकते हैं सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। देखिए एक चीज़ बताते हैं हम आपको, उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी में आप पढ़े होंगे चतुर्थांश। ये देखिए चतुर्थांश है, ये एक क्षैतिज रेखा है जिसको x और x डैश कहते हैं, और ये जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको y अक्ष और y डैश अक्ष कहते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, कलई की गई है। वस्तु आप इधर कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब आपको हमेशा इधर बनता है। तो इस रेखा से तो जितने भी दूरियाँ होगी सब माइनस में होगा, और जो वस्तु की लंबाई होती है उसको जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको I से, और जो इसका दूरी होता है इसको V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिखाया अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण हम लोग कह सकते हैं कि जो वस्तु की लंबाई O है वो प्लस में, वस्तु की दूरी जो U है माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी जो V है वह भी माइनस में, फोकस दूरी F है वह भी माइनस में, प्रतिबिंब की जो लंबाई है जिसको हम लोग I कहते हैं यह भी आपके माइनस में रहता है, तो बता सकते हैं। चलिए तो ये था आपका, लेकिन एक बात जरूर, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा ना तो भी आपके प्लस में हो जाता है। उसके बाद से आता है आपका उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। देखिए चतुर्थांश आपका बनाया गया है, ये भी चतुर्थांश है और उत्तल दर्पण चतुर्थांश पर दिखा दिया गया है। ये वस्तु रखते हैं, प्रतिबिंब हमेशा यहाँ बनता है। देखिए ना इस वस्तु के जो दूरी होगा ना इस अक्ष से लेंगे तो इस पर सब प्लस में होता है। प्रतिबिंब की दूरी होगा या प्रतिबिंब की लंबाई होगा इसको भी इससे लेंगे, ये भी सब प्लस में आपका होता है। तो चलिए देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें वस्तु की जो दूरी U है माइनस में, वस्तु की लंबाई O है प्लस में, फोकस दूरी F है वह भी प्लस में, वक्रता त्रिज्या R है वह भी प्लस में, प्रतिबिंब की दूरी V है वह भी प्लस में, और प्रतिबिंब की जो लंबाई I है वह भी प्लस में होगा, केवल U माइनस में आपका होता है। तो ये बात समझ गए होंगे। चलिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का समीकरण। देखिए इसका समीकरण होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण के लिए प्लस रहेगा, कहीं अगर लेंस आता है तो उसके लिए माइनस लगाते हैं। तो आप अवतल दर्पण के लिए समीकरण देख लीजिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। उसके बाद से एक आता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए आप वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध में यह बराबर R/2 लिख सकते हैं। यह फोकस दूरी है, R आपका वक्रता त्रिज्या। उसके बाद से देखिए जो नेक्स्ट आता है रेखीय आवर्धन। ये भी हम लोग जानते होंगे। प्रतिबिंब की लंबाई I जिसको कहते हैं और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो बात होगी है प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। और यम बराबर I/O। I आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, O आपके वस्तु की लंबाई, और यम बराबर -V/U हो जाएगा। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है प्रकाश के अपवर्तन। जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए ना, ये अभिलंब है, ये आपका पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण है। एक माध्यम मान लो कि ये वाई है और ये जल में जा रही है तो देखिए अपने सीधा इसको जाना चाहिए लेकिन मार्ग से नीचे झुक गई है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो आप जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। देखिए पहला नियम आपका है कि आपतित किरण, देखिए ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी आप देख रहे थे अभिलंब था ऐसे, ये आपतित किरण थी और अपवर्तित किरण थी। दूसरा आपका है ना कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं 2 माध्यमों में, 2 माध्यम का मतलब एक सरल एक विरल, यानी एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं 2 माध्यमों में आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और हम लोग n बराबर साइन आई अपान साइन आर, आई जो होता है आपतन कोण, आर जो होता है अपवर्तन कोण, तो n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। तो ये भी बता सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो बात आता है, यदि देखिए नोट में, यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अब देखिए एक बात अभी आगे आएगा, सघन जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, सघन कांच जल वगैरह आ जाएंगे, और विरल होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। देखिए ना, ये सघन है, ये प्रकाश जा रहा है, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये जो अभिलंब आप देख रहे हैं इससे दूर प्रकाश होता है। तो कोई प्रकाश अगर सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर, यानी जल से हवा में जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। उसके बाद से एक चीज़ और आता है कि दूसरा का बता सकते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए ये प्रकाश है, अब ये विरल से सघन में जाएगा, यानी वह हवा से जल में जाएगा, तो जल में प्रकाश की चाल कम होती है इसीलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए लेकिन चाल घट गई तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आता है, अभी हम लोग देख रहे थे सघन माध्यम, तो आप कह सकते हैं कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसका घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है तभी प्रकाश की चाल कम होती है।